नमस्कार दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये स्पेसिफिकली एक लेमैन के लिए जिसे कुछ भी पता नहीं है कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में उसके लिए तो है ही है। लेकिन वो लोग जिन्हें थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन D3 ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल, और इसके बारे में मेरे हिसाब से सभी को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट रिसर्चेस को सुने तो वो ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी का जो एट्थ वंडर है वो है विटामिन डी। एज ए करियर काम करता है, कैसे वो काम करता है मैं आपको बताऊंगा, और क्या इसके रोल है, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या नुकसान है, कम हो जाए तो क्या नुकसान है, और अगर इसका लेवल मेंटेन रहे तो आपको क्या बेनिफिट है, कहाँ कहाँ से आप ये विटामिन डी ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से कैल्शियम ले सकते हैं, कैसे ये हमारे शरीर में रोल प्ले करता है, कैसे ये विटामिन डी हमारे शरीर में खुद बनता है, और कौन कौन से खाने की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें कैल्शियम और विटामिन डी मिल सकता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहेंगे एक ही स्लाइड में, एक ही प्रेजेंटेशन में मैं आपको दे दूंगा। कैल्शियम और विटामिन D3 कि ये एग्जैक्टली करता क्या हमारे शरीर में, कैसे इसका रोल होता है, क्या ये रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स। तो चलते हैं, पहले समझते हैं दोस्तों कैल्शियम की फिजियोलॉजी को। ठीक है, कैल्शियम जो है ना दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर के अंदर प्ले करता है, और ये अलग अलग एरियाज में हमारे शरीर के अंदर, हड्डियों में, ब्लड क्लॉटिंग में, कार्डियक हेल्थ में, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, बहुत जगह पे इस कैल्शियम का रोल होता है। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैल्शियम होता है हमारे शरीर में वो होता है सबसे क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। हमारी जो हड्डियाँ बनती हैं, हमारी जो हेल्थ बनती है, मेंटेनेंस ऑफ बोन, सारा का सारा बोन रिलेटेड जो स्ट्रेंथ रहती है वो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें। तो बोन की जो हेल्थ है वो कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आते हैं दूसरा, वो है ब्लड क्लॉटिंग। दोस्तों बहुत बार आपके चोट लगती है, जब चोट लगती है तो खून निकलता है, खून निकलने के बाद अगर वो निकलता ही रहे तो आपका खून खत्म हो जाएगा और आपकी, भगवान ना करे, आपको दिक्कत हो जाएगी। बट ब्लड क्लॉटिंग हमारे लिए भगवान ने एक बहुत अच्छा फैक्टर बनाया, जिससे कि हमारे शरीर में कहीं पे भी जब चोट लगती है तो बाय डिफॉल्ट कुछ समय बाद हमारा जो है ब्लड क्लॉट करना शुरू कर जाता है। क्लॉट का मतलब जमना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस नहीं होता है। तो इसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग को भी होने नहीं देता। तो बोन की हमारे हड्डी की हेल्थ को, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। उसके बाद अदर कंपोनेंट है वो है कार्डियक फंक्शन। हमारे हार्ट का जो भी एक्शन पोटेंशियल है और मसल्स की रिलैक्सेशन है, जो हमारा दिल है, दिल के अंदर बहुत सारी स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा जो हार्ट बीट करता है, किस तरह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें कैल्शियम बाइंड करके उनके कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सब चीज़ें हैं। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो शायद मैं आपको इसमें स्किप कर दूंगा क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स शायद आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ मोटा मोटा मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमारे शरीर में ये काम करता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि हड्डियों की पूरी ग्रोथ के लिए ये काम करता है। दूसरा कैल्शियम का जो रोल है वो रोल है हमारा ब्लड क्लॉटिंग में। हमारा जो खून जब जमता है उसमें भी हमारा कैल्शियम बहुत रोल प्ले करता है। तीसरा रोल है दोस्तों हमारे कार्डियक फंक्शनिंग की। कार्डियक फंक्शनिंग का मतलब हार्ट जो हमारा बीट कर रहा है वो कैसे बीट कर रहा है, उसके अंदर मसल्स हैं, वो मसल्स में कैल्शियम बहुत रोल प्ले करता है, तभी हमारा हार्ट जो है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं, बाजू की मसल, टांगों की मसल्स और सारी की सारी जितनी भी मसल्स होती हैं, उसमें कैल्शियम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनकी कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब मैं थोड़ा समरी बता दूं कि हड्डियों की हेल्थ, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट की फंक्शनिंग और मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ये चार में आपका जो कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ चार में ही काम करता है, ये और जगह भी काम करता है, जैसे कि नर्व कंडक्शन में। अब दोस्तों देखो, आप कहेंगे कि नर्व क्या होती है, तो नर्व हमारे अंदर ना, शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है भगवान ने दिया हुआ कि जब आप किसी चीज को छूते हैं तो वो जो सेंसेशन है ना, वो नर्व्स की वजह से जाती है हमारे शरीर। जैसे मान लीजिए आपने कोई ठंडी चीज छुई, गर्म चीज छुई, तो कैसे दिमाग को पता लगता है, तो वो जो कंडक्शन है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे नर्व्स के थ्रू चली जाती है शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, और दिमाग कहता है कि आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। अगर गर्म चीज को छू दिया तो दिमाग कहता है उसे वापस ले लो। बहुत सारे ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कोई ना कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। वो एंजाइम्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक्सेलरेट करने में हमारे शरीर में बहुत सारा रोल प्ले करते हैं। तो इनको मैं ब्रीफ में ही बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं कैल्शियम के: हड्डियों की मेंटेनेंस, क्लॉटिंग, मसल की कॉन्ट्रैक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन, नर्व की कंडक्शन और कार्डियक फंक्शन, मतलब हार्ट का फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ये काम कैसे
करता है। कैल्शियम जो है ना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, स्पेसिफिकली बोन की हेल्थ के लिए और बोन की मेंटेनेंस के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गया कैल्शियम। अब जानने की कोशिश करते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी जो है ना दोस्तों, ये एक तरह की विटामिन है जो कि हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किस चीज़ का पता है आपको? वो रोल प्ले करती है कि कैल्शियम जो है ना हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब अपने आप नहीं हो सकता है। वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पेट से खून के अंदर लाने के लिए हमें एक स्कूटर चाहिए होता है, एक कैरियर चाहिए होता है, एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है, जिसे कहते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी एग्जैक्टली है क्या? विटामिन डी एक ऐसा स्कूटर है, एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है, एक ऐसा कैरियर है जो कि पेट से, इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम होता है उसे उठाकर खून के अंदर लेके जाता है। ये सबसे बड़ा फंक्शन है विटामिन डी का। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि शरीर के कंपोनेंट्स में हेल्प करता है, और विटामिन डी एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है, एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा स्कूटर है जो हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो इवन सप्लीमेंट्स हैं, वहाँ से विटामिन उठा के कैल्शियम को उठा के खून के अंदर, शरीर के अंदर देता है। कौन? विटामिन डी। तो विटामिन डी का फंक्शन क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है पेट से, इंटेस्टाइन से हमारे खून के अंदर, शरीर के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि विटामिन डी का रोल क्या है बॉडी में। विटामिन डी का रोल है, जो भी हम कैल्शियम लेते हैं वो कैल्शियम को फूड की फॉर्म में या जैसे भी लेते हैं उसको हमारे शरीर में पेट से लेके खून तक वो विटामिन डी पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम हमेशा साथ लिए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम कई बार अपनी कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो काफ़ी कम होती है स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। इसलिए विटामिन डी की जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि विटामिन डी की अब्सेंस में कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और अगर कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या क्या दिक्कत आएगी? आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपकी ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी, आपके कार्डियक फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी, आपकी नर्व कंडक्शन में दिक्कत आएगी, आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस में दिक्कत आएगी। तो ये सारी दिक्कत जो है आपको आती हैं अगर आपका कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर घट जाता है। तो ये जो कैल्शियम है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया रोल हमारे शरीर के अंदर प्ले करता है, बट विटामिन डी के के अब्सेंस में ये काम नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब विटामिन डी और कैल्शियम जो है एक दूसरे के बहुत बड़े क्लोज मित्र हैं, दोस्त हैं। विटामिन डी कैल्शियम को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? पेट और इंटेस्टाइन से खून की तरफ। ये फंक्शन है दोस्तों विटामिन डी का। कोई ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों कि विटामिन डी जो है ना हमें बाहर से ही लेना है। याद रखिए विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों वो है सन, सूरज, धूप की किरणें। और आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो धूप की किरणें होती है ना, आपके शरीर पे अगर पड़े और शरीर पे अगर कपड़े हों तो ये विटामिन डी नहीं बन पाता। विटामिन डी कैसे बनता है? जब आपकी स्किन एक्सपोज हो सन रेडिएशन को। तो इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा हमारे पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग धूप सेका करते थे और वो कहते थे कि धूप सेकने से आपको बहुत बढ़िया फ़ायदे होंगे। तो यही फ़ायदे की बात करते थे कि वो विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर बनता है। धूप जो है, स्किन के अंदर हमारा विटामिन डी बनता है, और वो कैसे बनता है मैं आपको थोड़ी प्रोसेस बताऊंगा। ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर, शरीर के अंदर खुद ब खुद विटामिन डी बनता है, और वो बनता है धूप की प्रेजेंस में। सन की जो रेडिएशंस होती हैं वो विटामिन डी को हमारे बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि धूप, सन जो है कैसे हमारे को विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे नाम लूँगा, चीज़ों के नाम लूँगा जो हो सकता है आपको ना समझ आए, और समझने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे जो है ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जो स्किन होती है ना, स्किन जो है हमारे बहुत सारे फैटी एसिड्स की बनी है। कोलेस्ट्रॉल उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्किन जो होती है ना उसमें हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं एक तरह की ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि हमारे अंदर हाइड्रोफिलिक चीज़ों को नहीं जाने देती। दोस्तों आपने देखा होगा जब आप नहाते हो तो पानी क्यों नहीं आपके शरीर के अंदर घुस जाता? वो इसलिए नहीं घुसता क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो फैट्स की बनी होती है, उसके अंदर फास्फोलिपिड होते हैं जो पानी को घुसने नहीं देते। क्यों? आपने देखा होगा कि तेल के ऊपर पानी और पानी के ऊपर तेल रहता है, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। इसलिए दोस्तों जब आप क्रीम लगाते हो, कोई ऐसी ऑइंटमेंट लगाते हो, वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन पानी नहीं होता। रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों, कि पानी जो है वो हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी है, कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता, और क्रीम और अदर मेडिकेशंस अंदर चली जाती हैं, क्योंकि वो लाइपोफिलिक होती हैं, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल को प्यार करती हैं और कोलेस्ट्रॉल के अंदर घुस जाती है। फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन। ठीक है, तो धूप में जब आप आए, आपने अपनी स्किन को एक्सपोज किया, तो आपके स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो आपने खाने से लिया हुआ, जो डाइट से आपने लिया है, वो जो है एक प्री विटामिन D3 बनाता है, जो कि हमारे खून के अंदर बनता है। तो स्किन ने क्या किया? प्री विटामिन D3 बनाया और उसे खून के अंदर डाल दिया।
पहला स्टेप क्या हुआ, धूप में गए, धूप में अपने स्किन अपनी एक्सपोज की, तो स्किन के में जो है कोलेस्ट्रॉल से आपका प्री विटामिन D3 बनेगा और वो प्री विटामिन D3 जो है खून के अंदर जाएगा। अब वो खून जो है वो आपके लीवर में जा रहा है। अब लीवर में ये प्री विटामिन D3 जो है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है फिर खून में चला जाके खून के बाद ये फिर जाता है किडनी में। तो किडनी में जाके ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा मैंने क्या बोल दिया, मोटा मोटा समझने की कोशिश करिए कि धूप में मैं गया, स्किन में मेरे धूप की किरणें पड़ी और स्किन ने मेरे कोलेस्ट्रॉल को बनाया, कोलेस्ट्रॉल का प्री फॉर्म बनाया, मतलब वो एक्टिव फॉर्म नहीं है। वो कोलेस्ट्रॉल जो बना खून में गया, खून से गया लीवर में, लीवर में उसने उस प्री फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फिर वो लीवर से चला गया किडनी में, किडनी में वो तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो कि एक्टिव फॉर्म है। तो यानी कि विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है वो है 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ठीक है, अगर थोड़ा मुश्किल लगा कोई बात नहीं, आपने सिर्फ ये समझना है कि धूप से हमारा विटामिन डी बना। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ धूप में ही नहीं बनता हमारा विटामिन डी। हमारा विटामिन डी जो है मैक्सिमम स्किन से धूप में बनता है, लेकिन मेल के अंदर, हमारे जो मेल होते हैं ना मर्द लोग, उनके अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पे सीमन जो है एक्युमुलेट होता है, सीमन इकट्ठा रहता है ना। सीमन मतलब वो चीज़, वो कंपोनेंट, वो मैट्रिक्स, वो वाटरी सब्सटेंस जब स्पर्म के साथ वो निकलता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन और इंटरकोर्स। ठीक है, तो प्रोस्टेट हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ मर्द लोगों में पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हमारा जो है वो ब्रेन के अंदर भी बनता है, विटामिन डी हमारा पेनक्रियाज के अंदर भी बनता है, विटामिन डी हमारा एडिपोज टिश्यूज के अंदर भी बनता है, विटामिन डी हमारा स्केलेटन मसल्स में भी बनता है और हार्ट में भी बनता है और कोलोन में भी बनता है। लेकिन 95% इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्किन में होती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि हाउ कैल्शियम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू एंटर द ब्लड। अब जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों स्लाइड में, ये आपका कैल्शियम है। अब कैल्शियम कहाँ से आया? आपने कोई दवाई ली, कैल्शियम की सप्लीमेंट ली या दूध पिया या कैल्शियम रिच जितने भी फूड खाए आपने, तो कैल्शियम कहाँ आ गया दोस्तों? आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में। लेकिन ये अपने आप पेट और इंटेस्टाइन से खून के अंदर नहीं जा पाता। रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों कि ये जो है इसको एक कैरियर चाहिए होता है, जिस कैरियर को कहते हैं विटामिन D3। कैरियर मतलब एक तरह का स्कूटर, जो इसको इंटेस्टाइन्स में खाने के अंदर में से निकाल के इसको इंटेस्टाइन में विटामिन D3 इसको पकड़ के खून के अंदर डाल देता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम भी आ गया और विटामिन डी भी आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में विटामिन D3 प्रेजेंट है जो कैल्शियम को उठाएगा खाने के अंदर से और आपके खून के अंदर दे देगा। अब ये जो फ्री कैल्शियम है ये अलग अलग जगह पे चला जाएगा, जैसे कि हड्डियों में, नर्व्स में, कार्डियक मसल्स में, मसल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में, हर जगह पे जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये यूज़ होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। कैल्शियम आपके खाने से पेट और इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन डी जो है इसे एब्जॉर्ब करता है और खून के अंदर डालता है। इतना ही फंक्शन होता है विटामिन डी का, और कोई फंक्शन नहीं होता है। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की ना इंटेस्टाइन में विटामिन D3 नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम बहुत खाते हैं, दूध भी बहुत पीते हैं, लेकिन वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वो जो कैल्शियम जितना उन्होंने खाया वो सारा का सारा फीसिस में, लैट्रिन में निकल जाता है अगर विटामिन D3 ना हो। इसलिए विटामिन D3 की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कितना विटामिन हमारे शरीर के लिए D3 रिक्वायर है, हर रोज़ उसकी कितनी कंजम्पशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कितना चाहिए और क्या उसकी डोज होती है। ज़्यादा विटामिन डी भी आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों, अब आगे समझते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर ये कैल्शियम आ गया। ठीक है, अब कैल्शियम जैसे ही मेरे खून के अंदर आया, अब ये बन जाता है ऑस्टियोकैल्सिन की फॉर्म में और ये हड्डियों में जाता है और हड्डियों में ऑस्टियोकैल्सिन जो है ये कैल्शियम उनके साथ जुड़ के ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, तो हड्डी की प्रोडक्शन के लिए ये काम करता है। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो कैल्शियम के साथ और फास्फोरस के साथ बाइंड करके हड्डी को बनाता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा खाने से, हमने दूध में से, खाने में से कैल्शियम लिया, विटामिन डी ने उसको खून के अंदर लेके गया, खून से वो बोन के पास गया, ऑस्टियोकैल्सिन बना, ऑस्टियोकैल्सिन से ऑस्टियोब्लास्ट बना, ऑस्टियोब्लास्ट से वो हड्डी का रूप ले लिया, हड्डी की स्ट्रेंथ बना दी। सो विद इन ऑस्टियोब्लास्ट सेल कैल्शियम एंड फॉस्फेट यूनाइट। इस ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट, इससे हमारी जो है हड्डी की पूरी फॉर्मेशन होती है और ऐसे हमारी हड्डी की कंप्लीट डिपोजिशन होती है कैल्शियम की बोन्स के अंदर। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारी हड्डी में कैल्शियम जाता है।
अब देखते हैं दोस्तों कि जब आप कोई कन्वेंशनल कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, कन्वेंशनल का मतलब जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन देता है ना डॉक्टर, आपको बोलता है यार कैल्शियम खाया करो, तो आपको वो देता है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट। ये 2 फॉर्म ड्रग्स की होती हैं जो डॉक्टर आपको देता है, ठीक है? और भी होती है पर मैं बाद में बताऊँगा। जो ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने समय से चलती आ रही हैं और बहुत हाईली यूसेज में है। नई वाली मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट आपका डॉक्टर आपको देता है, ठीक है? अब ये CaCO3 का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? अब आपके ये पेट के अंदर जब आपने गोली खाई, तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर एक एसिड होता है जो इसे तोड़ देता है, ठीक है? तो कैल्शियम अलग होता था और कार्बोनेट अलग हो जाता है। तो ये फ्री आयनाइज्ड कैल्शियम होता है, ठीक है? अब ये जो फ्री आयनाइज्ड कैल्शियम है ना, ये ट्रैवल करता है कहाँ पे? ये ट्रैवल करता है हमारे इंटेस्टाइन में, आंतड़ी में जाता है, ठीक है? और ये जब आंतड़ी में जाता है तो क्या होता है, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने जैसे दूध पिया, बहुत सारे डॉक्टर्स ये आपको हमेशा कहेंगे कि भैया कैल्शियम और आयरन को कभी साथ में मत लेना। क्यों कहते हैं कैल्शियम को और आयरन मैग्नीशियम को क्यों साथ में नहीं लेते? क्योंकि वो इसलिए नहीं लेते, ये जो आयरन और मैग्नीशियम है ना, ये भी स्टमक में एब्जॉर्प्शन जहाँ से कैल्शियम होता है वहीं से होता है। तो ये आपस में इनकी बाइंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन कम करता है और आयरन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम करता है। इसलिए दोस्तों कभी आपके डॉक्टर ने आयरन की दवाई लिखी हो आपको, आयरन की दवाई और कैल्शियम लिखा हो, तो उन्हें अलग-अलग समय पे लें, कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप देके लें। साथ में कभी भी कैल्शियम और आयरन को ना खाएँ, क्योंकि अगर आप कैल्शियम और आयरन को साथ में खाएँगे, उनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है पेट के अंदर, जो कि कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता और आयरन को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो यानी कहने का मतलब कन्वेंशनल कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो है उनकी कोई लिमिटेशन क्या है कि उनको जो है आप आयरन के साथ या मैग्नीशियम के साथ नहीं खा सकते, ठीक है? स्पेसिफिकली कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैलिएट, ठीक है? अब आपने देखना है कि जो सनस्क्रीन होती है, आपने देखा होगा हमारी वाइफ लोग क्या करती हैं, जी सनस्क्रीन ले आना, ठीक है? क्या बोलती हैं? सनस्क्रीन ले आना। अभी वो कह तो देती हैं सनस्क्रीन ले आना, लेकिन सनस्क्रीन दोस्तों उनको फेयर रखेगी, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी आती है वो सनस्क्रीन आपकी उनकी फोटोसिंथेसिस जो है, जिसकी वजह से विटामिन डी बनता है, जो मैंने आपको अभी ये बताया, ये प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि सनस्क्रीन का मतलब हो गया कि सन की जो रेडिएशन है वो आपके स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। इसलिए सनस्क्रीन जो लोग लेडीज लगाती हैं उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सन में निकलने के बाद भी उनकी विटामिन D3 नहीं बन पाती। अब मैं आपको बताता हूँ और कौन से लोग होते हैं जिसके अंदर विटामिन D3 नहीं बन जाती। तो वो लेडीज़ या वो जेंट्स जो सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं उनमें विटामिन डी नहीं बनती, और कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो धरती है ना, ये दोस्तों धरती, इसमें क्या होता है कि 37 डिग्री के लैटिट्यूड पे जो लोग रहते हैं, ठीक है? अब वो जो 37 डिग्री मतलब इस एरिया का जो जैसे कनाडा, ठीक है? कनाडा वगैरह हो गए। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, उनको भी सन की रेडिएशंस बहुत कम मिलती हैं और उनके भी चांसेस विटामिन डी की डेफिशिएंसी, D3 डेफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन D3 का क्या फंक्शन है और कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने कैल्शियम लिया उसका क्या फंक्शन है, ठीक है? तो उसने क्या किया, आपका कैल्शियम का बॉडी में होम्योस्टैसिस बनाया, ठीक है? आपकी हड्डियों को बनाया और आपकी एब्जॉर्प्शन करवाई कैल्शियम की, कहाँ पे? हड्डियों के अंदर। विटामिन D3 ने क्या किया, इसने पूरा का पूरा जो है आपका कैल्शियम को इंटेस्टाइन से या स्टमक से उठा के खून में दिया और आपकी हड्डी को बनने में हेल्प किया, ठीक है? क्वेश्चन क्या आता है कि कैसे आपके शरीर के अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है? कौन लोग ऐसे होते हैं जिनको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है और उसका क्या कंसीक्वेंस हो सकता है? वो लोग जो अपनी धूप में कम जाते हैं, जो धूप में अपने आप को बहुत कम एक्सपोज करते हैं या करते हैं लेकिन सनस्क्रीन लगाते हैं, या सनस्क्रीन नहीं लगाई तो अपने मुंह को कवर करके रखते हैं, अपनी बाजुओं को कवर करके रखते हैं, वो लोगों को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों काफ़ी कल्चर हैं, जैसे सपोज करिए मोहम्मडन्स, तो मोहम्मडन लेडीज़ क्या करती हैं, वो तो पूरा का पूरा आँखें तक अपनी ढक देती हैं। उनको जो है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होना बहुत लाज़मी होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। अगर आप धूप में नहीं जाते हैं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी और आप उस पे काम भी नहीं कर रहे हैं, कोई विटामिन डी सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या-क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है आपकी हड्डियों की ग्रोथ जो है ना वो कम हो सकती है। दूसरा, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी जो क्षमता होती है वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की, वो भी कम हो जाती है। और जो नए बच्चे जब पैदा होते हैं, अगर उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें मिर्गी के दौरे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और विटामिन डी जिन लोगों की डेफिशिएंसी होती है उनके चांसेस सी सेक्शन के ज़्यादा होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, GDM। तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है।
प्री एक्लम्प्सिया, जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसमें भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब विटामिन डी जो है और क्रॉनिक डिजीज, मतलब अगर आप विटामिन डी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, विटामिन डी को नहीं खाएंगे, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सरल शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई है बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, उससे एक्सप्लेन भी मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विटामिन डी जो है वो एक क्रॉनिक डिसीजेस को सपोर्ट करती है, जैसे कि आपकी बोन की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपको ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है, आपको स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं, जिसमें आपके दिल से रिलेटेड, कार्डियक फंक्शन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस का मतलब जैसे अस्थमा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, जिसको आईबीडी बोलते हैं, आईबीएस भी बोलते हैं, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 भी हो सकती है, ठीक है, किडनी डिजीज भी हो सकती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस भी हो सकती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकती है, सम कैंसर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, और इवन स्किज़ोफ्रेनिया। सो विटामिन डी के जो रिसेप्टर्स हैं इन मोस्ट टिश्यूज एंड सेल्स इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर सारे के सारे सेल्स में विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है विटामिन डी का, कि ये सेल जो होता है ना, हमारी बॉडी का जो सेल होता है, उसकी एक्सेस ग्रोथ को बचाता है। यानी कि विटामिन डी जो है हमारी कैंसर क्या होता है दोस्तों, कैंसर की जो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, तो कैंसर की डेफिनेशन होती है, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बोलूंगा फिर हिंदी में समझाऊंगा, अनकंट्रोल्ड, irregular, unrequired, continuous growth of body cells at any organ is called cancer। कहने का मतलब आपकी अनरिक्वायर्ड, अननेसेसरी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल की, सेल बढ़ते जा रहे हैं। तभी देखा ना आपने, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर मतलब एक्सेस मास ऑफ सेल, जो कि रिक्वायर्ड नहीं, जिसका फंक्शन कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर को कॉज कर रहा है, वो आपके बॉडी पे एक इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो कहने का मतलब इसके फंक्शन क्या है विटामिन डी के, कि ये सेल की प्रोलिफरेशन को बचाता है। इसलिए दोस्तों कैंसर पेशेंट्स को भी विटामिन डी दिया जाता है। उसके बाद एंजियोजेनेसिस को ये इनिबिट करता है, कहने का मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, उसको भी ये इनिबिट करता है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज, ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की प्रोडक्शन को। अब आप बोलेंगे इंसुलिन क्या है दोस्तों, इंसुलिन एक बहुत बढ़िया हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर, जो कि पैनक्रियास से निकलता है। इसका फंक्शन क्या होता है इंसुलिन का, कि ये ब्लड के शुगर को, ब्लड के ग्लूकोज को डाउन करता है शरीर के अंदर। तो विटामिन डी का नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है कि ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। उसका अलावा विटामिन डी का जो प्रोडक्ट एक और फंक्शन होता है, इनिबिट करता है रेनिन प्रोडक्शन। हमारे शरीर के अंदर एक ऑटोमेटिक हीमोस्टैटिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे जाता है, जिसे कहते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। उसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीज़ को अभी एक्सप्रेस नहीं करना है। तो वो भी ये रेनिन को की प्रोडक्शन को कम करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। विटामिन डी जो है वो इन्फेक्शंस में बहुत काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि विटामिन डी का क्या फंक्शंस था, उसमें आप में इम्यूनिटी भी आई थी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर चले गए, आपको बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब चीज़ें जो है ना एयर के अंदर होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एयर के अंदर होती हैं, हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। शरीर के अंदर चली जाती है तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे किल करती है, तो वो आते हैं हमारे मैक्रोफेजेस, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है ये विटामिन डी जो है, उन मैक्रोफेजेस को सपोर्ट करता है, ताकि वो एक्सटर्नल पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से फाइट कर पाए। बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन करने वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको विटामिन डी कम करता है। प्रो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल, सुपर ऑक्साइड, इन सब को भी विटामिन डी जो है कम करता है। इसलिए हमारी शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को जो है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और उसके बाद ये एक चीज होती है हमारी, जिसको कहते हैं आर्थ्रोजेनेसिस, आर्थ्रोजेनेसिस को भी ये डिक्लाइन करता है। अब आते हैं दोस्तों कि विटामिन डी जो है कैसे कैंसर में काम करता है। जो हमारे शरीर के अंदर कोलोन होती है ना, कोलोन का मतलब जहाँ से हमारा खाना, जो इंटेस्टाइन जो होती है ना, उस इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट को बोलते हैं कोलोन। फिर उसके बाद आता है रेक्टम, रेक्टम मतलब जहाँ से हम लोग पॉटी करते हैं। तो कोलोन से पहले जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पोर्शन, और रेक्टम जहाँ से पॉटी करते हैं। लेडीज की ब्रेस्ट, जहाँ से दूध पिलाती हैं वो, ओवरी लेडीज की जो बच्चादानी कहते हैं जिसे, मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल में होती है। पेट, ब्लैडर मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ब्लैडर मतलब जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है। ईसोफेगस मतलब आपकी खाने की पाइप, ठीक है। किडनी जो हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है और पेशाब को बनाती है। लंग्स जो हमारे शरीर में
सांस लेके ऑक्सीजन को शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर पहुंचाती है। पेनक्रियास जो कि एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर में इंसुलिन को, ग्लूकागॉन को और अदर पेनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और यूट्राइन कैंसर, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आप विटामिन डी सफिशिएंट लेते हैं, अच्छे से लेते हैं, राइट अमाउंट में लेते हैं, आपके चांसेस कैंसर के घट जाते हैं। इसलिए दोस्तों विटामिन डी जो है ना वो 21st सेंचुरी की बहुत बड़ी इन्वेंशन मानी गई है और कहा गया है कि विटामिन डी हमारे शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। इनफैक्ट 40 के बाद आपको विटामिन डी ज़रूर लेनी चाहिए। एटलीस्ट एक कोर्स करना चाहिए 6 महीने या 8 महीने बाद, हर 6 से 8 महीने बाद 1 महीने का कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में हमारे धूप इतनी ज़्यादा होती है कि हम एक्सपोज नहीं होते हैं, हम लोग एक्सपोज नहीं करते हैं अपने आप को, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं दोस्तों, आपको फैक्ट बताता हूँ। कुछ स्टेट जैसे कि गुजरात में वो लोग दूध बिल्कुल ही नहीं पीते हैं। तो अब दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? कैल्शियम जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए, जो दोनों हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वो लोग जो कैल्शियम को नहीं लेते हैं या विटामिन डी नहीं लेते हैं, उनको प्रॉब्लम होनी बहुत लाजमी हो जाती है, ठीक है। और काफ़ी लोग जिनके ब्लैक इंडिविजुअल, जो काले लोग होते हैं ना, उनके चांसेस कैंसर के होने के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप बोलेंगे कैसे? दोस्तों याद रखिएगा, जितनी शरीर में स्किन आपकी काली होगी उतना विटामिन D3 कम बनेगा। मैंने क्या कहा? जितनी शरीर के अंदर आपकी स्किन काली होगी उतना विटामिन डी कम बनेगा। इसलिए आप देखिएगा दोस्तों कि जो लोग काले होते हैं ना, उनका एक्टिव विटामिन डी का लेवल जो होता है हमेशा कम होता है। इसलिए जो काले लोग, अफ्रीका में क्यों लोगों को कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर ज़्यादा होते हैं? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उनका रंग जो है काला होता है और काले रंग के लोग जो है विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो अगर वो सप्लीमेंटेशन नहीं लें तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन डी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी कैंसर प्रिवेंशन में, ठीक है। कुछ जो हमारे ट्यूमर्स होते हैं उनको भी ये प्रिवेंट करती है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रोल होता है कि ये कम्युनिकेट करती है, मैसेज सिग्नलिंग करती है सेल टू सेल के बीच में, आपका कैल्शियम एंड विटामिन D3, ठीक है। लो लेवल ऑफ विटामिन डी जो होता है आपके शरीर के अंदर, वो कार्डियोवैस्कुलर, आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के चांसेस को 2 गुना बढ़ा देता है। कहने का मतलब, अगर आप के शरीर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपके चांसेस ब्लड प्रेशर होने के, कार्डियोवैस्कुलर इशू होने के डबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप विटामिन डी कम लेते हैं तो आपके प्लैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लैक क्या होता है? एक गंदा फैट की लेयर जो आपकी खून की धमनियों में जमनी शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं आथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। वो जो है खून के अंदर उसकी कैल्सिफिकेशन होकर वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो साइज ऑफ द ल्यूमन, मतलब खून के अंदर की धमनी का जो साइज होता है वो कम हो जाता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो विटामिन डी जो है वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। कई बार क्या होता है, जो मैंने आपको बताया आथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, इसको कहते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एलडीएल पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। एलडीएल दोस्तों लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, गंदा फैट होता है हमारे शरीर के अंदर। आपने देखा होगा डॉक्टर बहुत बार बोलता है भैया अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए। तो जब वो ये कहता है कि अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, तो क्या बोलता है? वो बोलता है अपने एलडीएल दिखाओ, एचडीएल दिखाओ, ट्राइग्लिसराइड दिखाओ और टोटल कोलेस्ट्रॉल दिखाओ। तो इसमें एचडीएल जो है आपका बहुत अच्छा है। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड थोड़े गलत चीज़ें हैं, इनका हाई लेवल जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी आपके शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है। तो विटामिन D3 जो है वो एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग, मतलब आथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक और एलडीएल पार्टिकल को इकट्ठे होने से प्रिवेंट करती है। इसलिए विटामिन डी जो है आपकी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब देखते हैं दोस्तों कि सर्दियों में आपने देखा होगा लोगों को हाइपरटेंशन बहुत होती है। सर्दियों के टाइम पे हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। दोस्तों उस टाइम पे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती, और जब धूप नहीं निकलती है तो विटामिन D3 नहीं बनती। इसलिए वो लोगों को ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कार्डियक इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे धूप नहीं निकलती और लोग जो हैं धूप में बाहर नहीं जाते और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो दोस्तों इसलिए आपने देखा होगा कि जो हार्ट अटैक है या इस तरह के कुछ कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है वो सर्दियों में ज़्यादा होती हैं। सिंपल सा रीज़न है, धूप नहीं निकलती, विटामिन डी नहीं बनता और उसकी वजह से हाइपरटेंसिव अटैक्स होते हैं। और इसलिए मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि विटामिन D3 का जो सप्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको साल में 1 या 2 बार ये कोर्स कर लेना चाहिए, 4 हफ्ते के लिए या 8 हफ्ते के लिए। 8 हफ्ते का कोर्स 1 साल में ओके है, या फिर साल में 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 4-4 हफ्ते, मतलब आपको हफ्ते में 1 ही डोज बनती है दोस्तों विटामिन डी की, क्योंकि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट
इसको कहते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की ये कैल्शियम की जो D3 की जो टैबलेट भी आती है, जेल्स भी आते हैं, सॉफ्ट्यूल्स भी आते हैं, पाउडर भी आता है, बहुत फॉर्म्स में ये विटामिन डी अवेलेबल है, D3 अवेलेबल है, लेकिन 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इसकी डोसेज है जो आपको वीकली खानी है। ज़्यादा डोज ऑफ विटामिन D3 भी आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन D3 आपके शरीर में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, हार्ट रेट को रिड्यूस करती है, कम करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन को करेक्ट करती है, इसलिए थायराइड के इश्यूज भी कम हो जाते हैं जो लोग विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन लेते हैं। तो जो लोगों को थायराइड के इश्यूज हैं उनको भी विटामिन D3 जरूर लेना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज रिजल्ट फ्रॉम बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। डायबिटीज में विटामिन डी कैसे काम करती है अब देखते हैं। अभी हमने ब्लड प्रेशर में देखा, कैंसर में देखा, अब देखते हैं डायबिटिक पेशेंट में, शुगर के पेशेंट में विटामिन डी कैसे काम करती है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, दो तरह की डायबिटीज हो जाती हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को होती है और टाइप 2 डायबिटीज जो है बड़ों को होती है। अब क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि बीटा सेल पूरे के पूरे मर जाते हैं। पैनक्रियाज के अंदर जो एक सेल होते हैं बीटा सेल, वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंसुलिन बनता ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखा गया है कि जो बच्चों को विटामिन डी की सफिशिएंट अमाउंट दिया जाता है, सफिशिएंट रिकवरी की जाती है, उसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन 80% तक बेटर हो जाती है। वो बच्चे जिन्होंने सप्लीमेंटेशन विटामिन डी का प्रॉपर तरीके से लिया है, उनके चांसेस डायबिटीज होने के 80% तक घट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने घर के अंदर आपके छोटे बच्चे होंगे, इन्फेंट्स होंगे, आप इनको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, और अगर डॉक्टर को लगे कि विटामिन D3 इसको रिक्वायर्ड है तो आपको प्लीज़ उससे दिखाना चाहिए, उसे विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं, उन्हें धूप में भी कम एक्सपोज किया जाता है, इसलिए उनको विटामिन D3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विटामिन D3 जो है आपका पैनक्रियाटिक कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। तो पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है। तो अगर विटामिन डी देंगे तो पैनक्रियाटिक कैंसर नहीं होगा, मतलब इंसुलिन ठीक तरीके से निकलेगा, और इंसुलिन अगर ठीक तरीके से निकलेगा तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। कहने का मतलब डायबिटीज और विटामिन डी का बहुत एसोसिएशन है आपस में, इसलिए सप्लीमेंटेशन जो मदर ने, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, जब प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी विटामिन D3 दिया जाता है, और उससे क्या चांसेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में घट जाते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे जिनके पास विटामिन D3 नहीं होता है, याद रखिएगा उनके चांसेस 200% बढ़ जाते हैं टाइप 1 डायबिटिक होने के। कहने का मतलब, अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल जब वो इन्फेंट होते हैं, या सपोज करिए वो टॉडलर्स होते हैं, मतलब लूरने वाले होते हैं, उनको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, उन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पैनक्रियाटिक सेल्स डाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बनता। इसलिए डायबिटीज़ में विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है, और बच्चों को स्पेसिफिकली विटामिन D3 देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जिसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है, ये जो है, इसके इंसिडेंस को ये कम कर देती है विटामिन D3, और विटामिन D3 जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से लिए, उनके चांसेस ऑफ गेटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस कम हो जाते हैं, और इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसकी प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज भी कम हो जाती है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसमें इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, जो हमारी माइलिन शीट होती है नर्व्स के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर नर्वस सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, उन नर्व सेल्स को एक शीट, एक कपड़ा प्रिवेंट करता है। कपड़ा मतलब जैसे हमें कपड़ा प्रिवेंट करता है ना हमारे शरीर को, वैसे ही हमारे शरीर के जो नर्व्स है ना, नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर एक कपड़ा होता है, भगवान ने दिया, उस कपड़े का नाम होता है माइलिन शीट। वो माइलिन शीट जब डैमेज होने लग जाती है, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेल्फ ऑटो इम्यून चीज़ें बनती है, जो हमारे ही शरीर की माइलिन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी इन्फ्लामेशन, बहुत सारे लेजन्स हो जाते हैं, और ये डिफिकल्ट कर देता है ब्रेन को हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी को सिग्नल देने में। इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी माइलिन शीट जो है वो डैमेज हो जाती है, और माइलिन शीट जब डैमेज हो जाती है तो इन्फ्लामेशन और लेजन्स बन जाते हैं, जिससे कि शरीर अपने पूरे अंगों को प्रॉपर तरीके से ना इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ना इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो वहाँ पे भी ये विटामिन D3 बहुत अच्छा चांस प्ले करती है, रोल प्ले करती है। उन लोगों को, जिन लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, उन लोगों को भी विटामिन D3 लेनी चाहिए। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस को अगर मिनिमाइज करना है, तो अगर आप पहले से ही विटामिन D3 को फोकस करेंगे तो वो चांसेस आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपके जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं,
वो आप बहुत कम कर सकते हैं अगर विटामिन लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज़ जो कि 44-45 के बाद उनको मेनोपॉज़ की स्टेज आती है, जिसे कहते हैं प्री मेनोपॉज़ल स्टेज। मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन का पॉज़ होना। तो उनकी जो मंथली साइकिल है वो शुरू होती है 12-13 साल की उम्र से और चलती है 44-45 साल की उम्र तक। उस टाइम पे वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, तो वो 40, 44, 45 की एज के बाद जब मेनोपॉज़ हो जाता है, उस टाइम पे उनके बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स, उनके शरीर के अंदर के जो हार्मोन्स हैं उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है और उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं शरीर में। जैसे पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, बाजू का हो गया, टांग का हो गया, तो इस लेडीज़ में भी बढ़ जाती है। तो विटामिन डी3 की जो रिक्वायरमेंट है मोनोपॉज़ के टाइम पे भी बढ़ जाती है, इसलिए ताकि लेडीज़ को फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाएँ। अब बताता हूँ दोस्तों कि फ्रैक्चर जो है वो कैसे होते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स को समझना पड़ेगा। ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर जो है, ये स्पेसिफिकली जो है आपके फीमेल्स को ज़्यादा होते हैं। वो फीमेल जो पोस्ट मोनोपॉज़ की स्टेज में होते हैं, या फिर एल्डरली लोग जिनकी ऑलरेडी कैल्शियम की ऑस्टियोपोरोटिक स्टेज पे वो होते हैं, वहाँ पे छेद हो जाते हैं उनकी हड्डियों में, जिससे उनके टूटने के चांसेस, हड्डी के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये फ्रैक्चर्स होते हैं। स्पेसिफिकली कहाँ पे होते हैं? आपकी बैकबोन, जिसे स्पाइन कहते हैं, आपके बैक की हड्डी जिसे हिप बोन कहते हैं, बट ये पेल्विक बोन को, रिस्ट को और अपर आर्म को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो होते हैं, ये इनके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं एज के साथ-साथ। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपका बोन मिनरल डेंसिटी, आपको एक टर्म बताता हूँ जिसको कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी बोलते हैं दोस्तों इसको। ये एक टेस्ट होता है, इससे क्या पता लगता है कि बोन के अंदर कितना मिनरल है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसको कहते हैं बीएमडी, ठीक है? तो ये जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है, ये आपको चेक करवाते रहना चाहिए आफ्टर 45 टू 50 एज, बिकॉज़ बोन मिनरल डेंसिटी आपके अंदर कितने मिनरल्स हैं, हड्डी के अंदर कितना कैल्शियम है, वो सारी स्टेज बताएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि भैया अगर आप ऑस्टियोपिनिया है या ऑस्टियोपोरोटिक है, ठीक है, यानी छेद बनने की शुरुआत हुई है या छेद बन चुके हैं, वो आपको पता लग जाएगा हड्डियों के अंदर। तो बीएमडी एक ऐसा टेस्ट होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ पता लग जाती है। और स्पेसिफिकली जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं, इसलिए विटामिन डी की और कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जब छेद हो जाते हैं ना हड्डियों में, इसलिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाती है, ठीक है? और कई बार क्या होता है, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप बाय डिफ़ॉल्ट कई बार बाथरूम में नहाने गए, वहाँ गिर गए, तो फॉल के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जिसको कहते हैं एज रिलेटेड फॉल्स, ठीक है? और कई लेडीज़, जिसमें मैंने आपको कहा कि पोस्ट मोनोपॉज़ल, उनका अंदर जब मोनोपॉज़ हो जाता है 50-45 के बाद, तो ईस्ट्रोजन एक हमारे उन लेडीज़ के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका लेवल कम हो जाता है। जो चेंज इन ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है, वो कैल्शियम और विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है। कहने का मतलब, अगर ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो आपके जो कैल्शियम और विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाती है। इसलिए वो लेडीज़ को जो पोस्ट मोनोपॉज़ल के बाद हैं और एल्डरली लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी3 लेना मैंडेटरी हो जाता है। और विद एज विटामिन डी की एक और चीज़ बताऊं, विटामिन डी3 की एब्जॉर्प्शन कैल्शियम को खींचने की खाने से इंटेस्टाइन में घट जाती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। तो विटामिन डी जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मैंडेटरी कंपोनेंट बन जाता है जब आपकी एज बढ़ती जाती है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन कैल्शियम को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जब आपकी एज ज़्यादा हो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो एल्डरली लोग, ठीक है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिनको, और वो मोबाइल हैं, मतलब चलते हैं फिरते हैं और धूप में एक्सपोज नहीं करते हैं अपने आप को, उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। काफ़ी लोग, एल्डरली लोग आपने देखा होगा, जो वर्किंग है, कभी दुकान जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक तो ज़्यादा मोबाइल हैं और दूसरा सन रेडिएशन भी नहीं ले रहे हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए उनको बीएमडी करवाते रहना चाहिए और रेगुलर अपना कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन को रखना चाहिए। एक और बात बताता हूँ दोस्तों, आपको बड़ा सरप्राइज लगेगा, जैसे जैसे हमारे शरीर की एज बढ़ती जाती है, हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। स्किन के अंदर जो है ना, हमारे प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने आपको बताया था, स्किन से आपकी विटामिन डी की प्रोडक्शन शुरू होती है धूप में। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, विटामिन डी की प्रोडक्शन स्किन के अंदर घटनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप शायद अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हो धूप के अंदर, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी, जैसे मान लीजिए 1 घंटे अगर आप यंग आदमी को रखेंगे धूप के अंदर, उसी तरह से एक 80 साल के बुजुर्ग को रखेंगे तो उसे 3 या 4 घंटे रखना पड़ेगा।
क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी यंग के अंदर फास्ट होती है और बूढ़े के अंदर कम होती है। इसलिए आपको जो भी लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, 50 के ऊपर के लोग हैं, उन्हें बीएमडी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, अपना कैल्शियम सीरम कैल्शियम टेस्ट करवाना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी का प्रॉपर लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि D3 जो है आपके शरीर में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपका विटामिन डी की इनएडिक्वेट प्रेजेंस है, मतलब आपका शरीर प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रहा है विटामिन डी, तो आपका क्या होगा कि शरीर के अंदर खुद कोशिश करता है शरीर उस विटामिन डी को बनाने के लिए। कैसे? हमारे शरीर के अंदर ना एक पैराथायराइड हार्मोन होता है, वो पैराथायराइड हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, जो जब आपकी बोन की रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है और बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, तो हमारा शरीर ना कोशिश करता है, क्योंकि देखिए अगर आप बाहर से कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, विटामिन D3 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और शरीर को तो चाहिए कैल्शियम, मैंने आपको बताया बहुत सारे काम करता है शरीर में, ये नर्व की कंडक्शन करता है और बोन की हेल्प मेंटेन करता है, ब्लड रेगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो कैल्शियम के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर आप ना दूध पी रहे हैं, ना धूप में जा रहे हैं, ना सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, पर शरीर को तो कैल्शियम चाहिए ना, तो शरीर क्या करता है, वो हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। पर भगवान ने हमारे अंदर कुछ ऐसे हीमोस्टैटिक मेटाबॉलिज्म्स बनाए हैं कि क्या होता है कि जैसे ही हमारे शरीर में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है हड्डियों से, हमारे यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी, हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से निकलता है एक पैराथायराइड हार्मोन। वो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड पे जाता है और बोन की रीअब्जॉर्प्शन को एक्सेलरेट करने में एंड स्टिमुलेशन ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सेलरेशन बोन रोज को बनाता है। तो इस तरह से आपका जो है कैल्शियम आपके शरीर में रेगुलेट होता है। तो द हाई बोन टर्नओवर, इसकी वजह से क्या हुआ, एसोसिएटेड विद द एलिवेटेड पैराथायराइड हार्मोन लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर डिग्री ऑफ मिनरलाइजेशन। कहने का मतलब, जिन लोगों को आप देखिएगा दोस्तों, जिन लोगों को कैल्शियम की, बोन की हड्डियों की कमजोरी होती है, उन लोगों का पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है वो हड्डियों से कैल्शियम को खींचता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर के अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम हमारा शरीर बाहर से ले नहीं रहा है, ना आप दूध पी रहे हैं, ना सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, लेकिन कैल्शियम तो शरीर को चाहिए। तो क्या करता है, हमारा दिमाग में एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करके पैराथायराइड के पास, ग्लैंड के पास भेज के हड्डियों से कैल्शियम को खींचती है। तो कहने का मतलब, वन ऑफ द टेस्ट to see your low level of calcium in the bone is high level of parathyroid hormone in the body। तो अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा है, पॉसिबिलिटी है कि आपका बोन से डीमिनरलाइजेशन होगा, बोन से आपका कैल्शियम निकल रहा होगा। अब क्या करना है कि विटामिन डी का लेवल मैंने आपको बता दिया कि बूढ़े लोगों में कम होता है, जिसकी वजह से उनको मसल वीकनेस होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बूढ़े लोग कंप्लेन करते हैं मेरे मसल्स में वीकनेस है, ठीक है, और उनको गिरने के चांसेस, चलने के चांसेस, क्रैम्प्स आने के चांसेस। आप देखिएगा जिन लोगों को ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, वो भी एक रीजन होता है विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी का, क्योंकि मसल्स की मोबिलिटी और मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए वो लोग जिनको ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, बॉडी क्रैम्प्स आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उन लोगों को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जब वो इंसान जो कि बूढ़ा हो रहा है और बूढ़े होने में उसकी मसल्स वीक कर रही हैं, उसकी प्रोपेंसिटी फॉल करने की और फ्रैक्चर करने की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि कितना कैल्शियम हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों एवरेज में एक यंग इंसान को 1000 मिलीग्राम पर डे, मतलब 1 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर है एक यंग आदमी को, और बूढ़े आदमी को, पोस्ट मोनोपोजल फीमेल को और एल्डरली लोगों को ये हो जाता है 1200 मिलीग्राम पर डे। कहने का मतलब 1.2 ग्राम्स कैल्शियम पर डे इज द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम फॉर मेन एंड वुमेन अबव 50 इयर्स ऑफ एज, और यंग लोगों में 1000 मिलीग्राम पर डे इज ओके। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि विटामिन डी जब आप देते हैं किसी भी लोग आदमी को, तो सबसे पहले क्या होता है, वो पैराथायराइड हार्मोन जो मैंने अभी आपको बताया वो उसको कम करती है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा था, हड्डियों से कैल्शियम खींच रहा था। तो जब आपने पैराथायराइड हार्मोन कम कर दिया तो हड्डियों से कैल्शियम नहीं खींचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी बोन की जो टर्नओवर है, बोन के अंदर जो छेद हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, बोन का लॉस, बोन के अंदर जो छेद हो रहे हैं और हमें जो मिनिमम बोन मिनरल डेंसिटी चाहिए वो मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब विटामिन डी का लेवल हमारे शरीर में मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट 1000 यंग में और 1.2 ग्राम्स फीमेल में और मेल्स में अबव 50 इयर्स ऑफ एज मैंडेटरी है।
ठीक है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा कि जहां पे पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसलिए आप देखिएगा जब आप विटामिन डी को सप्लीमेंटेशन देते हैं तो उन लोगों का पैराथायराइड हार्मोन कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम हड्डियों से कम हो जाता है। दोस्तों ये एक चार्ट दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया चार्ट है ये, इसको कहते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर विटामिन डी। मतलब क्या, ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एंडोक्राइन सोसाइटी जो है अमेरिका की, उन्होंने ये एक चार्ट बनाया है कि जो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है और 12 महीने तक, मतलब 0 एज से 1 साल का बच्चा, उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है 400 इंटरनेशनल यूनिट। 1 साल से 13 साल का बच्चा 600 इंटरनेशनल यूनिट, 14 से 18 साल का बच्चा 600 इंटरनेशनल यूनिट, ये डेली की रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं मैं। 19 साल से 50 साल का इंसान 600 इंटरनेशनल यूनिट, 51 से 70 साल का इंसान 600 इंटरनेशनल यूनिट और 76 साल से ज्यादा का इंसान 800 इंटरनेशनल यूनिट, ये उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन जो मैंने अभी आपको बताया, ये पैराथायराइड हार्मोन जो है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, फिर ये पिट्यूटरी पैराथायराइड ग्लैंड के पास गया, फिर पैराथायराइड हार्मोन ने वो हार्मोन रिलीज किया। ठीक है, तो ये जो विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन है ना, ये आपस में इंटर रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, विटामिन डी हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। देखिए ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, यहाँ होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसके जस्ट पीछे होती है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अभी क्या हुआ दोस्तों, इसने पैराथायराइड ग्लैंड ने आपका पैराथायराइड हार्मोन छोड़ा। ठीक है, ये पैराथायराइड हार्मोन कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, और कहाँ जाएगा, हड्डी में जाएगा। हड्डी में जाके ये क्या करता है, कैल्शियम को हड्डी से खींचेगा और कहाँ लेके आएगा, खून के अंदर। उसी तरह से ये पैराथायराइड हार्मोन किडनी के पास जाकर, ठीक है, इस कैल्शियम की एक्सक्रीशन को, मतलब कैल्शियम पेशाब से भी निकलता है, उसकी एक्सक्रीशन को कम कर देगा। इसलिए सर्कुलेटिंग कैल्शियम जो है आपके शरीर में बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि आपके अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है जब आपका पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर खून के अंदर का जो सर्कुलेटिंग कैल्शियम है वो बढ़ जाता है जब पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है। तो यानी इसका यही पर्पज है। अब आप बोलेंगे कि सर्कुलेटिंग कैल्शियम क्यों रिक्वायर्ड है, मैंने आपको बताया, इम्यून सिस्टम के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए, बोन रिब्जॉर्प्शन, बोन की मेंटेनेंस के लिए, और सारे के सारे मेटाबॉलिक काम करने के लिए आपका कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, एक चीज होती है जिसे कहते हैं कैल्सिटोनिन। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना दोस्तों, जो गले के नीचे, ये एक चीज को रिलीज करती है, वो है कैल्सिटोनिन। बट क्वेश्चन ऐसा है कि ये कैल्सिटोनिन हमारी थायराइड ग्लैंड क्यों रिलीज करती है और कब रिलीज करती है। जब भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड का जो कैल्शियम है वो बढ़ जाता है, ठीक है, राइज होना शुरू हो जाता है कैल्शियम का लेवल हमारे शरीर के अंदर। तो पहले देखो पैराथायराइड कितना इंटरेस्टिंग है, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है और थायराइड ग्लैंड कैल्शियम के लेवल को घटाती है खून के अंदर। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सेंस करती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है खून के अंदर, थायराइड ग्लैंड एक चीज को रिलीज करती है जिसको कहते हैं कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन हड्डियों के पास जाकर उसके अंदर कैल्शियम को खींचता है, मतलब हड्डियों की मेंटेनेंस करता है। किडनी में कैल्शियम के अपटेक को रोकता है और पेशाब से कैल्शियम को भेजता है। इससे ओवरऑल कैल्शियम के लेवल को डाउन करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को भगवान ने कितना बढ़िया तरीके से बनाया है कि हमारी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है ना, वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है कैल्सिटोनिन पे। और मुझे लगता है मेरी स्क्रीन शायद आपके साथ नहीं आई है, मैं दोबारा से इसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक इट शुड कनेक्ट नाउ। या तो जो मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, कैल्सिटोनिन रिलीज करती है। कैल्सिटोनिन कब रिलीज करती है, जब मेरे शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। कौन बढ़ाता है, पैराथायराइड हार्मोन। तो वो कैल्सिटोनिन जो निकलता है, वो कैल्सिटोनिन शरीर में हड्डियों के अंदर दोबारा से कैल्शियम को लेके आता है, किडनी के अंदर कैल्शियम की डीएब्जॉर्प्शन को घटाता है और ओवरऑल कैल्शियम के लेवल को डाउन करता है। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी चीज है हमारे शरीर के अंदर, भगवान ने कैसा मैकेनिज्म दिया है कि शरीर के अंदर जो है हमारा कैसे कैल्शियम मेंटेन करता है, खुद ही शरीर मेंटेन करता है, खुद ही उसको कम करता है, खुद ही ज्यादा करता है। पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों को कमजोर करती है, थायराइड हार्मोन हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों को कमजोर कैसे करती है, वो रीअब्जॉर्प्शन करती है कैल्शियम की हड्डियों से। और थायराइड हार्मोन कैसे करता है, वो कैल्सिटोनिन छोड़ता है और एब्जॉर्प्शन करता है। सो हमने ये देखा कि पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों उल्टे हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। कैल्सिटोनिन थायराइड बनाता है
और पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड बनाती है। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती है। अब कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम को प्रमोट करता है बोन्स के अंदर, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को निकालती है बोन के अंदर। पैराथायराइड हार्मोन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल देन कैल्सिटोनिन। ठीक है, एक चीज याद रखना। अब आपने देखना कि हाइपर कैल्सीमिया मतलब अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। हार्मोन देखो, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपर वाइटामिनोसिस डी, नॉन हार्मोनल रीनल फेलियर, ड्रग्स, थायराइड, लिथियम, अदर। कहने का मतलब कैल्सी हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा, कैल्सी का मतलब हो गया कैल्शियम, एमिया का मतलब हो गया ब्लड। जब आपके शरीर के अंदर कैल्शियम का खून में लेवल बढ़ जाए वो क्या कर सकता है, तो वो किस वजह से हो सकता है। या तो आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म हो, मैंने आपको बताया पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, आपके खून के कैल्शियम को बढ़ाती है। या हाइपर वाइटामिनोसिस डी हो, आपने ज्यादा विटामिन डी ले लिया। या रीनल फेलियर हो गया, आपका किडनी जो है वो कैल्शियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। कुछ ड्रग्स जिसे कहते हैं थायराइड, लिथियम और अदर ड्रग्स, ये भी हाइपर कैल्सीमिया के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों, कैसे पता लगता है कि आपको हाइपर कैल्सीमिया हो गया है, तो वन बाय वन चलते हैं। खून के अंदर कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो कैसे पता लगेगा। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, उनमें मैं बताता हूं आपको कि किस सिस्टम में कैसे पता लगता है। CNS जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका बिहेवियर अल्टर करना शुरू कर जाएगा अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। आपको लिथार्जी हो जानी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन हो सकता है, अलर्टनेस कम हो सकती है, कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आप कोमा में जा सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में क्या होता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको नोशिया वोमिटिंग के चांसेस हो सकते हैं। आपके किडनी में क्या हो सकता है, डायूरेसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, और किडनी के स्टोन हो सकते हैं। ठीक है, स्केलेटन मसल में क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया जो है बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसलिए फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपके कैल्शियम का लेवल घट गया खून के अंदर तो क्या होता है। तब स्टेट ऑफ ब्लड कैल्शियम बिलो द नॉर्मल रेंज, उसमें आपका हाइपोकैल्सीमिया के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पैराथायराइड हार्मोन आपका जो है वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाएगा, तो आपको हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, जो कब होता है, पोस्ट सर्जरी के बाद हो सकता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हो सकता है, और इडियोपैथिक कॉज मतलब जिसका कॉज पता नहीं है उसमें हो सकता है। ठीक है, हाइपोवाइटामिनोसिस डी, आपका विटामिन डी का लेवल कम हो सकता है, आपने खाया नहीं, डेफिशिएंसी होगी, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल आपके शरीर में घट सकता है। कुछ चीजें जहां पे जीआई माल अब्जॉर्प्शन, रीनल लॉस, जैसे कि इंटेस्टाइन में आपका विटामिन D3 आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा तो खून में घट जाएगा। अब हाइपोकैल्सीमिया के क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या सिंबल्स होते हैं दोस्तों, जिससे पता लगता है कि भैया आपके शरीर में कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। सबसे पहला न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमसल मतलब जहां पे नर्व्स और मसल्स मिलते हैं उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप देखेंगे दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि मेरी टांग सुन्न हो गई। ठीक है, उसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। कई बार होता है आपने देखा ना, वो कहते हैं ना मेरी आंख फटफट आ रही है, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो कि आपके हाथ में नहीं होती। इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, सुन्न होना, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द फेस, हैंड्स एंड फीट। ठीक है, ये सारे के सारे जो है न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स हैं आपके कैल्शियम के लेवल के कम होने के शरीर के अंदर। यानी कि अगर आपको ज्यादा नमनेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, बॉडी में मतलब मसल्स सुन्न हो रही हैं, फीट में और हाथ में आपके कई बार नमनेस ज्यादा हो रही है, तो ये चांसेस होते हैं कैल्शियम कम होने के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आपका क्या फर्क पड़ता है, अगर कैल्शियम कम हो, आप इरिटेटिव महसूस करोगे, आपको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, पर्सनैलिटी में चेंज हो सकता है, आपकी याद रखने की क्षमता जिसे कॉग्निशन कहते हैं उसमें फर्क पड़ सकता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या हो सकता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ऑन ईसीजी। कहने का मतलब आपका जो क्यूटी, हमारा ईसीजी जब लेते हैं ना तो उसमें PQRST ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें क्यूटी सेगमेंट एक होता है वो जो लंबा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अब विटामिन डी इंटेक की रिकमेंडेशन क्या है, देखते हैं दोस्तों कि क्या इसकी रिकमेंडेशन है। वो बच्चे जो मोटे बच्चे होते हैं, याद रखिएगा, या वो लोग बड़े लोग जिनकी चर्बी ज्यादा होती है, मोटे लोग ज्यादा होते हैं, उनको विटामिन D3 लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनमें विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, वो बच्चे या वो लोग जो कि मिर्गी के दौरों की दवाई खाते हैं, स्टीरॉयड खाते हैं, एंटी फंगल ड्रग खाते हैं,
ठीक है, और कुछ ऐसी मेडिकेशंस खाते हैं जो आपको एड्स में दी जाती है, एचआईवी इन्फेक्शन में दी जाती है, तो उनको विटामिन डी का लेवल ज़्यादा चाहिए होता है, उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो दोबारा बताता हूँ, अगर आपका शरीर में चर्बी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, बच्चे और बड़े, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको ज़्यादा हो सकती है, इसलिए विटामिन डी लेना ज़रूरी हो जाता है। आप अगर मिर्गी की 2 गोली खाते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं, एंटी फंगल कोई मेडिकेशन खाते हैं, तो भी आपका विटामिन लेवल डी लेना ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कौन-कौन से खाने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप जिनको खाएँ तो आपका विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत हद तक पूरी हो सकती है। तो सबसे पहला आता है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है? आपने देखा होगा कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल्स भी मिलती हैं। ये जो कॉड लिवर ऑयल है ना, इसके अंदर विटामिन डी सफिशिएंट होता है। अगर आप 1 टेबलस्पून ले लेंगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। उसके बाद मछली, ठीक है? मछली में कौन सी? साल्मन मछली। मछली भी रहती है, इसके अंदर भी विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? ट्यूना फिश इसमें भी होता है। याद रखिएगा संतरे का जूस जो होता है उसमें भी विटामिन डी होता है। दूध के अंदर भी विटामिन डी होता है, ठीक है? और दही के अंदर भी विटामिन डी होता है। याद रखिएगा जो आपका केन्ड ऑयल होते हैं ना, कैनोला ऑयल टाइप, इनमें भी विटामिन डी होता है, ठीक है? जो नॉनवेज खाते हैं ना लोग, जिसको कहते हैं ना लीवर खाते हैं या बीफ खाते हैं, उनमें भी विटामिन डी अच्छा मिल जाता है। अंडे के अंदर भी विटामिन डी होता है, दालों के अंदर भी विटामिन डी होता है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है? इसलिए एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, धूप में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या है कि आपको अपने खाने में विटामिन डी की चीज़ें जो विटामिन डी को बढ़ाती हैं उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, धूप में आपको अपना एक्सपोज़र बढ़ाना पड़ेगा और आपको अपने विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन को शुरू करना पड़ेगा डॉक्टर की सलाह के साथ। याद रखिएगा विटामिन डी अपने आप कभी मत लें, क्योंकि विटामिन डी जो है बहुत टॉक्सिक ड्रग बन जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है और आपके बहुत नुकसानदेह शरीर में चीज़ें हो सकती हैं अगर आप अपनी मर्ज़ी से और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन डी ले लें। विटामिन डी 3 की सिर्फ डोजेस वीकली होती हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। आपको अपने डॉक्टर की सलाह में ही ये दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक्सेस ऑफ विटामिन डी 3 बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है, जो कि बहुत नुकसान दे सकती है। इसलिए विटामिन डी का लेवल जो है वो आपको चेक करवाते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, एटलीस्ट 6 महीने के बीच में अगर आप नहीं चेक करवाते विटामिन डी 3 के लेवल को, तो 6 महीने के बीच में एक बार 3 से 4 हफ्ते का कोर्स कर लेना चाहिए। विटामिन डी जो है टुगेदर विद कैल्शियम, ये दोनों हमारे शरीर के लिए, हड्डियों की ग्रोथ के लिए, खून की मेंटेनेंस के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इन सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है? अब ये देखा गया है कि हमारे हर शरीर के अंदर विटामिन डी के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, हर सेल के अंदर होते हैं। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन प्रिवेंटिंग मेनी क्रॉनिक डिजीजेस, बहुत सारा विटामिन डी जो है ना एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट है बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। अब कैल्शियम का रोल और विटामिन डी 3 का रोल प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम की डिमांड जो होती है ना दोस्तों, वो बढ़ जाती है बच्चे के लिए, जो बच्चा उस लेडी के पेट में पल रहा होता है, ठीक है? उसके जो फीटस जो ग्रो कर रहा होता है, लेडी के जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर जो फीटस ग्रो करता है स्पेसिफिकली 3rd ट्राइमेस्टर में, तो 80% जो फीटस है ना वो कैल्शियम खा जाता है। कहने का मतलब अगर ने माँ ने जो भी कैल्शियम लिया ना, उसका 80% कैल्शियम माँ के पेट में जो बच्चा है वो ले लेता है, क्योंकि उसकी हड्डियां ग्रो कर रही होती है और उसकी ग्रोइंग बोन्स जो होती है ना, वो ग्रोइंग बोन्स को कैल्शियम की जरूरत होती है। तो वो कहाँ से लेगा? माँ से लेगा। इसलिए जो ग्रोइंग फीटस होता है ना, उसको 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम टोटल चाहिए होता है। और 3rd ट्राइमेस्टर में, मतलब 9 महीने होते हैं ना, 3-3 महीने का ट्राइमेस्टर होता है। 1st ट्राइमेस्टर 3 महीने, 2nd ट्राइमेस्टर 3 महीने, 3rd ट्राइमेस्टर 3 महीने। तो लास्ट के जो 3 महीने में इसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और याद रखिएगा कि बच्चा पैदा होने के बाद भी बच्चा जो है दूध से, माँ के दूध से बहुत सारा कैल्शियम लेता है, इसलिए माँ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो मैटरनल कैल्शियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो 2 लोगों को प्रिवेंट करता है, एक तो माँ को और बच्चे को। इसलिए कैल्शियम जो है ना, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसको 300 mg तो उसी को चाहिए जो प्लेसेंटा से ले रहा है या ब्लड मिल्क से ले रहा है। तो इसलिए मदर को, या तो वो प्रेग्नेंट है तब या फिर वो डिलीवरी कर चुकी है तब, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो वो कैसे करता है? इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। भगवान ने देखो ये भी चीज, पुराने जमाने में कहाँ सप्लीमेंट होते थे, भगवान ने क्या किया, उस टाइम पे उनकी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बढ़ जाती थी, ठीक है? प्रेग्नेंट लेडी की जो किडनी है वो कैल्शियम को कम फेंकती थी पेशाब के अंदर, और बोन की टर्नओवर बढ़ जाती थी, बोन से वो लेना शुरू कर। याद रखिएगा
एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी को 800 mg पर डे कैल्शियम से लेके 1000 mg तक ओके है। 50 साल की उम्र के बाद लेडी और मेल दोनों को 1200 mg पर डे ओके है। प्रेग्नेंट लेडी को 1100 mg ओके है और लैक्टेटिंग को 1300 mg है। अब आप बोलेंगे प्रेग्नेंट को 1100 क्यों और लैक्टेटिंग को 13? क्योंकि लैक्टेटिंग के टाइम पे इन्फेंट जो है ना वो बहुत फास्ट ग्रो करता है एज कंपेयर टू व्हेन इट वाज फीटस, ठीक है। और उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ दूध पे सर्वाइव करता है, इसलिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है लैक्टेटिंग में ज्यादा। इंडियन वुमेन में क्या होता है कि बॉडी का स्टोर कम होता है, डाइट में कैल्शियम कम होता है, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसलिए विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन डी को कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहला, प्रेगनेंसी। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैक्टेशन के टाइम पे ज़रूरी है। और उन लेडीज़ को जो 45 के बाद तो 100% कंपल्सरी है कैल्शियम और विटामिन डी लेना, बिकॉज पोस्ट मोनोपोजल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन 3 इंक्रीजेस। ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग जाता है। ईस्ट्रोजन जो है क्या करता है, वो बोन से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है। लेकिन जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो हमारी हड्डियों से, वो फीमेल की हड्डियों से जो कि मोनोपोज की स्टेज में कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कि बॉडी में हड्डियों के अंदर पोर्स बन जाते हैं, जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उससे पहले की स्टेज होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोपीनिया। पीनिया जो होता है कम नुकसानदायक होता है, पोरोसिस ज्यादा नुकसानदायक होता है। और एज के साथ साथ जो है आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। ये हड्डी के अंदर छेद हो गए। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरो मतलब छेद, सिस का मतलब हो गया सिंथेसिस। छेद बनने की प्रोसेस को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपिनिया। रिकेट्स में बच्चे की हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, मैंने आपको बताया। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मतलब हो गया जब आपका पैराथायराइड का लेवल कम हो जाता है तो आपका लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड कम हो जाता है, ठीक है। और किडनी डिजीज, किडनी में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसलिए किडनी डिजीज में भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट। याद रखिएगा, जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है ना, उसको कैल्शियम एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन बढ़ जाती है और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी बढ़ जाती है। अब जानते हैं दोस्तों, जो लोग ज्यादा कैल्शियम लेते हैं या कुछ लोगों को कैल्शियम नहीं पचता है तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। सबसे पहली कॉन्स्टिपेशन, जिसे कहते हैं कब्जी। अगर आपने कैल्शियम ज्यादा लिया है या कुछ लोगों को कैल्शियम ठीक से नहीं पचता है तो उनको कब्जी होने के चांसेस, फ्लैटुलेंस, गैस के चांसेस, नौशिया, उल्टी के चांसेस, गैस्ट्रिक पेन, एसिडिटी होने के चांसेस, डायरिया, लूज मोशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, कहां पे आपको कैल्शियम और विटामिन D3 नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले हाइपर कैल्सीमिया। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंपोजिशन ज्यादा आती है तो आपको कैल्शियम नहीं लेना है। सीवियर रीनल फेलियर, ठीक है, उसमें नहीं लेना। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड एनी हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी ऑफ द टैबलेट इंग्रेडिएंट। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर रीनल स्टोन और सीवियर हाइपर कैल्सियूरिया। सो दोस्तों ये सब चीजें मैंने आपको बताई। तो समरी में मैं यही कहता हूं कि कैल्शियम दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे शरीर के लिए, और विटामिन डी जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। विटामिन डी और कैल्शियम शरीर की बहुत सारी बीमारियों को काम करने में हेल्प करते हैं, हड्डियों की हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, खून की क्लॉटिंग होने में हेल्प करते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होने में हेल्प करते हैं। तो बहुत ज्यादा इनके रोल हैं, लेकिन इसकी कमी भी हमारे लिए नुकसानदायक है और इसका ज्यादा होना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए आपको कैल्शियम के लेवल को, विटामिन D3 के लेवल को ट्रैक करना एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर जरूरी हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जिससे पता लग जाता है कि हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा, डॉक्टर खुद ही रिकमेंड करता है। तो आपको ये देखना है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए कैल्शियम आप जरूर लें। और अगर आप सप्लीमेंटेशन नहीं लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए धूप में बैठें, कैल्शियम रिच फूड खाएं। नॉन वेज खाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं खाते हैं तो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स खाएं, स्पेसिफिकली डबल टोन मिल्क से। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप मिल्क लेंगे या मलाई ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम उससे होगी, आपका फैट बढ़ जाएगा। या उन लोगों में जिनका शरीर का थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, जो ओबेस लोग होते हैं, ओबेस बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, लैक्टेटिंग लेडीज़ होती हैं, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। कोई आपका रिक्वायरमेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो रिलेटेड टू कैल्शियम हो तो मुझे आप प्लीज़ बताइए, मैसेज में डालिए, और मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इस तरह के सेशन, मेडिकल सेशंस में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद।